सुबह का वक्त था। दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक शासक की गंभीरता और सौम्यता का मिश्रण था। उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, जिनमें बीरबल हमेशा की तरह शांत और विचारमग्न मुद्रा में थे। तभी दरबान ने आवाज लगाई, जहां पनाह। आगरा के एक नागरिक, सेठ धनीराम और एक कुम्हार गरीबदास एक अजीबोगरीब मसला लेकर हाजिर हुए हैं। अकबर ने अनुमति दी। दो व्यक्ति दरबार में दाखिल हुए। पहला, सेठ धनीराम। अपने नाम के अनुरूप ही धनी प्रतीत हो रहा था। उसके वस्त्र कीमती थे, उंगलियों में सोने की अंगूठियां चमक रही थी और चाल में एक अजीब सा अहंकार था। उसके पीछे पीछे गरीबदास, एक साधारण सा कुम्हार, फटे पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने, सहमा हुआ और डरा हुआ सा चल रहा था। उसकी आंखों में बेबसी और परेशानी साफ झलक रही थी। सेठ धनीराम ने आगे बढ़कर 3 बार झुककर बादशाह को सलाम किया और फिर अपनी भारी आवाज में बोला, अन्नदाता, मैं आपका सेवक धनीराम इस गरीबदास कुम्हार के खिलाफ एक गंभीर शिकायत लेकर आया हूं। इसने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और मेरी मानसिक शांति भंग की है। अकबर ने अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ते हुए पूछा, सेठ धनीराम, क्या मामला है? स्पष्ट रूप से बताओ। इस कुम्हार ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? धनीराम ने नाटकीय ढंग से आह भरी, जहां पनाह, मैंने हाल ही में यमुना किनारे एक आलीशान हवेली बनवाई है। उस हवेली की बाहरी दीवार को मैंने विशेष रूप से दूधिया सफेद रंग से पुतवाया है, जिसकी चमक मीलों दूर से दिखाई देती है। वह दीवार मेरी शान है, मेरी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। दरबार में बैठे कुछ लोग सेठ की आत्म प्रशंसा सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। धनीराम ने बात जारी रखी, परंतु हुजूर, ये गरीबदास कुम्हार रोज सुबह अपने गधे पर मिट्टी लादकर मेरी हवेली के सामने से गुजरता है और गुजरते वक्त ये दुष्ट अपनी परछाई मेरी उस दूधिया सफेद दीवार पर डालता है। ये सुनते ही पूरे दरबार में पहले तो एक खामोशी छाई, फिर दबीदबी हंसी की लहर दौड़ गई। कुछ दरबारी अपनी हंसी रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखने लगे। बादशाह अकबर भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने अपनी गंभीरता बनाए रखी। परछाई? अकबर ने पूछा, तो इसमें नुकसान क्या हुआ सेठ जी? परछाई तो हर किसी की बनती है और कहीं भी पड़ सकती है। धनीराम का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। जहां पनाह, आप समझ नहीं रहे। इसकी काली मनहूस परछाई मेरी सफेद दीवार की पवित्रता को भंग करती है। उसकी वजह से मेरी दीवार की चमक फीकी पड़ जाती है। जब उसकी परछाई दीवार पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कालिक पोत दी हो। मुझे उस दृश्य को देखकर अत्यंत मानसिक पीड़ा होती है। मेरी हवेली का मूल्य कम हो गया है। लोग क्या कहेंगे कि सेठ धनीराम की दीवार पर एक गरीब कुम्हार की परछाई पड़ती है। अब तो दरबारियों के लिए अपनी हंसी रोकना असंभव हो गया। कुछ तो खुलकर हंस पड़े। गरीबदास बेचारा शर्म और डर के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था। बीरबल के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से छिपाया। अकबर ने अपने दरबारियों को शांत रहने का इशारा किया और धनीराम से पूछा, तो तुम क्या चाहते हो सेठ? धनीराम ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि इस कुम्हार को सजा दी जाए। इसने जानबूझकर मेरी संपत्ति को अपनी मनहूस परछाई से दूषित किया है। मैं चाहता हूं कि इसे हुक्म दिया जाए कि ये भविष्य में कभी भी मेरी हवेली के सामने से न गुजरे, या अगर गुजरे भी तो ये सुनिश्चित करे कि इसकी परछाई मेरी दीवार पर भूल कर भी न पड़े। और हां, अब तक जो नुकसान हुआ है उसके लिए मुझे उचित मुआवजा भी दिलाया जाए। मुआवजा? परछाई के पड़ने का मुआवजा? ये सुनकर तो बादशाह अकबर का भी सिर चकरा गया। उन्होंने आज तक हत्या, चोरी, डकैती, जमीन जायदाद के झगड़े जैसे न जाने कितने मुकदमे सुने थे, पर परछाई का मुकदमा पहली बार उनके सामने आया था। उन्होंने गरीबदास की ओर देखा, जो थरथर कांप रहा था।
गरीबदास, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या सेठ धनीराम जो कह रहे हैं वो सच है? गरीबदास ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं एक गरीब कुम्हार हूं। मिट्टी ढोकर ही मेरे परिवार का पेट पलता है। सेठ जी की हवेली वाला रास्ता ही मेरे गांव से शहर आने का सबसे छोटा रास्ता है। मैं तो बस अपना काम करता हूं। हुजूर, परछाई तो सूरज की रोशनी से बनती है, उस पर मेरा क्या जोर? मैं अपनी परछाई को कैसे रोक सकता हूं? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मालिक। अकबर ने अपने अन्य मंत्रियों और सलाहकारों की ओर देखा। सबके चेहरे पर असमंजस और हैरानी के भाव थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस मुकदमे का फैसला कैसे किया जाए। परछाई न तो कोई वस्तु थी जिसे पकड़ा जा सके, न ही कोई ऐसा कृत्य जिसका कोई ठोस सबूत हो। अकबर ने गहरी सांस ली और फिर अपनी चिरपरिचित मुद्रा में बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है इस अनोखे मुकदमे पर? क्या परछाई डालने पर किसी को सजा दी जा सकती है या उससे मुआवजा वसूला जा सकता है? पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। सबको विश्वास था कि बीरबल अपनी चतुराई से इस गुत्थी को जरूर सुलझा लेंगे। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और फिर सेठ धनीराम की ओर मुड़े। सेठ जी, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं। आपकी नई नवेली हवेली और उसकी सफेद दीवार आपके लिए बहुत मायने रखती है। धनीराम को लगा कि बीरबल उसकी तरफ है। वो खुश होकर बोला, जी हां मंत्री जी, आप ही समझदार हैं। ये लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बीरबल ने कहा, सेठ जी, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि गरीबदास की परछाई के कारण आपकी दीवार को कोई वास्तविक भौतिक क्षति हुई है? क्या रंग उखड़ गया है या दीवार कमजोर हो गई है? धनीराम थोड़ा सक्काया, नहीं, भौतिक क्षति तो नहीं हुई, पर उसकी काली छाया मेरी सफेद दीवार की सुंदरता को ग्रहण लगा देती है। ये एक मानसिक क्षति है, एक भावनात्मक आघात है। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा, तो आप मानते हैं कि परछाई आपकी दीवार को छूती है, उस पर अपना प्रभाव डालती है? बेशक, धनीराम ने जोर देकर कहा, तभी तो वो मैली दिखती है। ठीक है, बीरबल ने कहा और फिर गरीबदास की ओर मुड़े। गरीबदास, जब तुम सेठ जी की हवेली के पास से गुजरते हो तो क्या तुम्हारी परछाई के साथ साथ सेठ जी की दीवार की परछाई भी कभी तुम पर या तुम्हारे रास्ते पर पड़ती है? गरीबदास ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, जी हां हुजूर। दोपहर के वक्त जब सूरज दूसरी तरफ होता है तो हवेली की ऊंची दीवार की परछाई सड़क पर और कभी कभी मुझ पर भी आ जाती है। बीरबल ने फिर धनीराम की ओर देखा। सेठ जी, क्या यह सच है? धनीराम ने कुछ झिझकते हुए कहा, हां, पड़ती होगी, पर मेरी दीवार की परछाई तो भव्य है, पवित्र है। उसकी तुलना इस कुम्हार की मनहूस परछाई से कैसे की जा सकती है? बीरबल ने बादशाह अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, मामला बहुत स्पष्ट है। सभी उत्सुकता से बीरबल का अगला वाक्य सुनने का इंतजार करने लगे। बीरबल ने कहा, सेठ धनीराम का दावा है कि गरीबदास की परछाई उनकी दीवार पर पड़कर उसे मैला करती है और उसकी पवित्रता भंग करती है, जिसके लिए वो मुआवजा चाहते हैं। इसी तर्क के अनुसार जब सेठ धनीराम की भव्य दीवार की परछाई गरीबदास पर या उसके रास्ते पर पड़ती है तो वो भी गरीबदास को प्रभावित करती होगी। उन्होंने गरीबदास से पूछा, गरीबदास, जब सेठ जी की दीवार की भारी भरकम परछाई तुम पर पड़ती है तो क्या तुम्हें कुछ महसूस होता है? क्या वो तुम्हें बोझ नहीं लगती? क्या उसकी वजह से तुम्हें चलने में परेशानी नहीं होती? गरीबदास थोड़ा चकराया, लेकिन बीरबल का इशारा समझकर बोला, जी मंत्री जी, जब सेठ जी की दीवार की बड़ी सी परछाई मुझ पर पड़ती है तो मुझे थोड़ा भारीपन तो लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ आ गया हो। उसने थोड़ी और हिम्मत करके कहा, और हुजूर, जब उनकी दीवार की परछाई मेरे मिट्टी के बर्तनों पर पड़ती है जो मैं बेचने ले जा रहा होता हूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं वे भी मैले न हो जाएं और उनका दाम कम न मिले। अब सेठ धनीराम की त्योरियां चढ़ गई।
ये क्या बकवास है? मेरी दीवार की परछाई से किसी को क्या नुकसान हो सकता है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा। क्यों नहीं सेठ जी, अगर गरीबदास की परछाई आपकी दीवार को मैला कर सकती है, तो आपकी दीवार की परछाई गरीबदास को और उसके सामान को क्यों नहीं मैला कर सकती? तर्क तो दोनों तरफ बराबर लागू होना चाहिए। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरा सुझाव यह है कि चूंकि गरीबदास की परछाई सेठ धनीराम की दीवार पर पड़ती है, तो गरीबदास को सेठ जी को कुछ हर्जाना देना चाहिए। मान लीजिए 1 रुपया प्रतिदिन। सेठ धनीराम ये सुनकर खुश हो गया, लेकिन बीरबल ने बात आगे बढ़ाई उसी तर्क के अनुसार। चूंकि सेठ धनीराम की दीवार, जो कि गरीबदास से कहीं ज्यादा बड़ी और भारी है, उसकी परछाई गरीबदास और उसके सामान पर पड़ती है, तो सेठ धनीराम को भी गरीबदास को हर्जाना देना चाहिए। और चूंकि दीवार की परछाई गरीबदास की परछाई से कहीं ज्यादा बड़ी और प्रभावशाली होती है, तो हर्जाना भी उसी अनुपात में होना चाहिए। मेरे विचार से सेठ धनीराम को गरीबदास को प्रतिदिन 10 रुपए हर्जाना देना चाहिए। ये सुनते ही सेठ धनीराम का मुंह खुला का खुला रह गया। 10 रुपए प्रतिदिन, ये तो सरासर अन्याय है। मेरी परछाई से क्या नुकसान? कहते कहते वो रुक गया। उसे अपनी ही बात का विरोधाभास समझ में आ गया। बीरबल मुस्कुराए। क्यों सेठ जी, अगर एक परछाई नुकसान पहुंचा सकती है, तो दूसरी क्यों नहीं? और आपकी दीवार तो इतनी बड़ी है, उसकी परछाई तो और भी ज्यादा शक्तिशाली होगी। दरबार में अब ठहाकों का दौर शुरू हो गया। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। सेठ धनीराम का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हो चुका था। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, अगर हम इस तर्क को माने, तो आज से हर व्यक्ति दूसरे से अपनी परछाई का हर्जाना वसूलने लगेगा। सूरज की रोशनी में तो हर चीज की परछाई बनती है और एक दूसरे पर पड़ती है। ऐसे तो पूरा राज्य ही मुकदमों से भर जाएगा। उन्होंने सेठ धनीराम की ओर देखकर कहा, सेठ जी, प्रकृति के नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती। परछाई एक प्राकृतिक क्रिया है। ये न तो किसी को दूषित करती है, न ही किसी का मूल्य कम करती है। असली सुंदरता और पवित्रता मन में होती है, दीवारों पर नहीं। यदि आपका मन स्वच्छ है, तो आपको किसी की परछाई से कोई मैल नजर नहीं आएगा। सेठ धनीराम अब पूरी तरह लज्जित हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दें जहांपनाह, मुझे क्षमा कर दें मंत्री बीरबल, मुझसे भूल हो गई। गरीबदास भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी मूर्खता और अहंकार में तुम्हें व्यर्थ ही परेशान किया। गरीबदास, जो अब भी थोड़ा डरा हुआ था, धीरे से बोला, कोई बात नहीं सेठ जी, आप मेरे अन्नदाता समान हैं। बादशाह अकबर, जो अब तक हंस रहे थे, गंभीर हुए। सेठ धनीराम, तुम्हारी शिकायत बेबुनियाद और हास्यास्पद थी। तुमने दरबार का कीमती समय बर्बाद किया और एक निर्दोष व्यक्ति को परेशान किया। लेकिन चूंकि तुमने अपनी गलती मान ली है और क्षमा याचना कर ली है, हम तुम्हें माफ करते हैं। पर भविष्य में ऐसी बचकानी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से एक अत्यंत जटिल और अनोखे मुकदमे को सुलझा दिया। तुम्हारी सूझबूझ का कोई जवाब नहीं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उस दिन के बाद सेठ धनीराम ने फिर कभी अपनी दीवार की परछाई या किसी और की परछाई की शिकायत नहीं की, बल्कि कहा जाता है कि वो थोड़ा विनम्र हो गया था और कभी कभार गरीबदास को रास्ते में रोककर उसका हालचाल भी पूछ लिया करता था। और वो परछाई का मुकदमा अकबर और बीरबल के किस्सों में एक और यादगार अध्याय के रूप में जुड़ गया, जो पीढ़ियों तक सुनाया